कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। तो चलिएगा, आज इंग्लिश लिटरेचर की क्लास नंबर 36 है और ये जो सारे आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि केवीएस, यूपी टीजीटी, पीजीटी और आरपीएससी लिटरेचर के सभी एग्ज़ाम के लिए आप इसको महत्वपूर्ण समझ सकते हैं। तो आज इसी सीरीज़ में हम लोग क्लास नंबर 36 पर चलेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है, अ फुट इन प्रोसोडी इज अ बेसिक यूनिट ऑफ। आपके ऑप्शंस मिल रहे हैं राइम, लेंथ, रिदमिक मेजरमेंट और हाइट। बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे। पहला ही क्वेश्चन आपको बहुत आसान सा मिल रहा है जो कि लिटरेरी टर्म से रिलेटेड है। आपको पता है कि जो फुट होता है उसका प्लूरल फीट होता है और एम्बिक, पेंटामीटर, ट्राईमीटर, हेक्सामीटर है ना, ये सब आपको मिल जाएंगे। तो आपका कौन सा क्यों आखिर फुट बना है, तो आपको पता है कि यहाँ पर हम सभी लोग कौन सा करेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सी वाले विद्यार्थी बिल्कुल करेक्ट हैं। फुट प्रोसोडी है, बेसिक यूनिट किसका, रिदमिक मेजरमेंट का। ओके, कौन सी लाइन किस जो है मीटर में लिखी है ये फुट से ही डिसाइड होता है। आप देखते हैं कि 1 फुट बराबर 2 सिलेबल होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। व्हाट इज माउस ट्रैप। माउस ट्रैप क्या है, आपको ऑप्शन मिल रहा है, अ प्ले बाई बेन जॉनसन, सेकेंड ऑप्शन अ कैरेक्टर ऑफ मार्लो, थर्ड वन इज द नेम ऑफ द प्ले रिटन बाई रिटन प्ले इन हेमलेट, या ट्रेजिक फ्ला इन अ प्ले। बताइएगा क्या करेक्ट करेंगे। माउस ट्रैप आपको पता है, जब आप देखते हैं कि हेमलेट में प्ले विद इन प्ले होता है, बिल्कुल सी वाले फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखते हैं कि हेमलेट में प्ले विद इन प्ले करके क्लॉडियस ने हत्या किया है, किंग हेमलेट का या नहीं, इसको देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको उसको माउस ट्रैप मतलब जाल बिछाकर किसी को फंसाना, दैट इज कॉल्ड माउस ट्रैप। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, पर्सनल एसेज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एगोटिस्टिकल एसेज, या प्राइवेट एसेज, बेकन एसेज, या डिडैक्टिक एसेज। बताइएगा, पर्सनल एसे अगर किसी ने लिखा है तो आप उसको क्या करेंगे, इगोटिस्टिकल एसेज कह देंगे, या प्राइवेट एसेज, या बेकन का एसे, या डिडैक्टिक एसे। बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट करें। ए ऑप्शन बिल्कुल सही, ए इगोटिस्टिकल एसे। एसे जिसका मतलब कि जब आप पर्सनल एसे लिखते हो तो आप सही हो या गलत हो ये आप ना ध्यान देते हुए अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एसे। जैसे चार्ल्स लैम्ब को पर्सनल एसेइस्ट माना गया है। इगोटिस्टिकल मतलब होता है अपनी ही बात को रखना। ओके, प्राइवेट, बेकन और डिडैक्टिक मतलब तो शिक्षात्मक होता है। ये आंसर नहीं होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा, द वर्ड नन डे प्लम मीन्स। नन डे प्लम का क्या मीनिंग होता है। सर नेम होता है, पेन नेम होता है, निक नेम होता है, या ऑल ऑफ द एबव। क्या करेक्ट करना चाहेंगे आप। नन डे प्लम इसको आप क्या करेंगे, सरनेम कहेंगे, पेन नेम कहेंगे, निक नेम कहेंगे, या ऑल ऑफ द एबव कहेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट लिटरेरी टर्म्स। ओके, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो भी राइटर्स और पोएट्स होते हैं वो एक सूडोनिम को ईजाद करते हैं। अपने जिस नाम से वो जो उनका नाम रहता है उसको हटा करके एक अज्ञात नाम लेते हैं, उसको हम लोग सूडोनिम या एनोनिम कहते हैं, पेन नेम कहते हैं। ओके, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बी वाले फ्रेंड्स करेक्ट जा रहे हैं। इसको हम सूडोनिम के नाम से भी जानते हैं। ओके, सूडोनिम और इसको एनोनिम। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे, एलिजी इज अ फार्म ऑफ। एलिजी किसका फार्म है। एलिजी आप जानते हैं कि किसी मृत व्यक्ति के याद में रोया जाता है पोयम के माध्यम से। ये 2 प्रकार की होती है, पर्सनल एलिजी, पैस्टोरल एलिजी। ठीक है, तो जो पर्सनल एलिजी होती है उसमें व्यक्तिगत लॉस या फिर सामाजिक कोई लॉस पर जो कवि होता है वो विलाप करता है, और पैस्टोरल में एक कवि अपने आप को शेफर्ड मान के दूसरे शेफर्ड के लिए विलाप करता है। ओके, तो एलिजी होती है, तो इसको और क्या बोलेंगे, मतलब किसका रूप है। डिडैक्टिक पोएट्री का ये रूप मानेंगे, या रिफ्लेक्टिव का, या नैरेटिव का, या ड्रामेटिक का।
बताइएगा, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखिएगा। डिडैक्टिक पोएट्री कहेंगे, रिफ्लेक्टिव कहेंगे, या नैरेटिव, या ड्रामेटिक, बताइए। देखिए, डिडैक्टिक पोएट्री जो होती है वो शिक्षात्मक होती है, यानी कि कुछ ना कुछ ज्ञान आपको देगी। ओके। रिफ्लेक्टिव पोएट्री ही, बिल्कुल बी आंसर करेक्ट है, बी ऑप्शन। नैरेटिव पोएट्री इपिक होती है, एक प्रकार की कहानी का वर्णन होता है नैरेटिव पोएट्री में। ओके। जिसमें जो है एक हीरो होता है और वो समाज के लिए लॉस को देखता है, तो वो क्या कहेंगे, नैरेटिव पोएट्री। उसको व्याख्यात्मक होता है। ड्रामेटिक पोएट्री में कोई ना कोई नाटकीय प्रस्तुति के तौर पे दिखाया जाता है कोई कहानी। बट एलिजी में रिफ्लेक्टिव पोएट्री, एलिजी को क्यों कहा जाता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। जब भी आप एलिजी को पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक की जो सारी लाइनें होंगी उसमें कवि अपने आप को उस व्यक्ति से या उस घटना से रिफ्लेक्ट करेगा जिस घटना पर वो एलिजी लिख रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, याद रखिएगा, इसीलिए रिफ्लेक्टिव पोएट्री इसको कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वर्बल अटैक और क्रिटिसिज्म इज। इसको ध्यान रखिएगा कि वर्बल अटैक या क्रिटिसिज्म, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिक कहते हैं, इंसल्ट कहते हैं, या कन्फेस कहते हैं, या डियाट्राइब कहते हैं। इसको भी नया क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान रखिएगा। वर्बल अटैक या क्रिटिसिज्म अगर आप देखेंगे तो उसको क्या कहा जाता है। वर्बल मतलब शाब्दिक, अटैक मीन्स क्या होता है, हमला करना, यानी शब्दों से किसी को आक्षेप लगाना, आरोप लगाना, ब्लेम करना। ओके। तो यहाँ पर वर्बल अटैक या क्रिटिसिज्म, तो आप देखिएगा बिल्कुल सी ऑप्शन का कौन सा आंसर करेक्ट किया जाए, डी ऑप्शन। ओके, याद रखिएगा। डियाट्राइब मतलब होता है अभियोगात्मक भाषण, यानी कि किसी पर आप जो है अभियोग करो, यानी आरोप करो। ओके। और आक्षेप, दोषारोपण, ये सब आपको डियाट्राइब जो है इसके लिए टर्म बना हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इनडायरेक्ट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स, बताइएगा। जो है इनडायरेक्ट किसी जो है तरीके से किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, उसको क्या बोला जाता है, नेमेसिस, या पैराफ्रेज, या पेरीफ्रेजिस, या पेनेगाइरिक, कौन सा करेक्ट किया जाए। नेमेसिस अगर आप वर्ड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है दैवीय दंड या नियति। ओके, जिससे आप बच नहीं सकते। ओके, जो आपके किस्मत में है या जो आपके किए का दंड है उससे आप नहीं बच सकते, दैट इज कॉल्ड नेमेसिस। ओके। पैराफ्रेज मतलब होता है संक्षिप्त वर्णन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। ओके। पेरीफ्रेजिस मतलब सर्कमलोकेशन, घुमा फिरा कर बातें करना। पेनेगाइरिक मतलब होता है प्रशंसा में कुछ लिखना, प्रशस्ति पत्र। ओके, तो इसको पेनेगाइरिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, द मोरालिटीज आर, बताइएगा। कमिक प्लेज है कि सीरियस प्लेज होता है कि सेटारिकल प्लेज होता है या रोमांटिक प्लेज होता है। मोरालिटीज अगर आपको जो है मिल जाए तो उसको किस में रखेंगे आप, आपको पता है ना, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी पे, मिराकल प्ले, ये सब चलता था, इंटरल्यूड आया, तो मोरालिटी प्ले किस पर आधारित होता था, वाइस और वर्च्यू पर। ओके, यानी कि सही गलत पर बेस्ड होता था, कि अगर आप सही करेंगे तो आपके साथ सही होगा, गलत करेंगे तो आपको गलत भुगतना पड़ेगा। ठीक है। तो मोरालिटी प्लेस में सही गलत का ज्ञान कराया जाता था, तो ये क्या, सीरियस मैटर पर आधारित होता था, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर बी। ओके। तो ये मोरालिटी प्लेस कहा जाता था, सीरियस प्लेस, या जो है आप देख पाते हैं सही गलत पर आधारित। ओके। तो ये 15वीं-16वीं शताब्दी में पॉपुलर हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रील्यूड। प्रील्यूड किसकी रचना है, बताइएगा। अगर अकेले प्रील्यूड कहे तो डीएच लॉरेंस का है, प्रील्यूड्स कहे तो टीएस इलियट का है, द प्रील्यूड कहे तो विलियम वर्ड्सवर्थ का है। 1805 में इसको कंप्लीट किया गया था और 1850 में इसको क्या किया गया था, विलियम वर्ड्सवर्थ की पत्नी के द्वारा इसको पब्लिश करवाया गया था। ठीक ना। और इसको जो है वर्ड्सवर्थ ने ये टाइटल नहीं दी थी, टाइटल भी इन्होंने, इनकी पत्नी ने, मैरी हचिंसन ने दिया था। और प्रिल्यूड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो प्रिल्यूड का मतलब होता है प्रस्तावना,
ये स्पिरिचुअल बायोग्राफी भी इनकी मानी जाती है, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। इसमें टोटल 14 बुक्स हैं, ठीक है। जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं उनका सही है। प्रिल्यूड में 14 बुक्स हैं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ओके, तो याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन इपीलॉग। बताइएगा विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें इपीलॉग है। टेम्पेस्ट करेंगे आप, या हेनरी फोर्थ पार्ट 1, या हैमलेट, या ट्वेल्थ नाइट, कौन सा करेक्ट करेंगे आप बताइएगा। विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें इपीलॉग है। टेम्पेस्ट में, बिल्कुल ए वाले फ्रेंड्स करेक्ट जा रहे हैं, ठीक है। टेम्पेस्ट में एक इपीलॉग है, ओके। और इसको स्वॉन सॉन्ग ऑफ विलियम शेक्सपियर कहा जाता है, मास्क भी कहा जाता है, ठीक ना। तो टेम्पेस्ट को आप ध्यान रखिएगा। और इसी से एल्डुअस हक्सले ने ब्रेव न्यू वर्ल्ड की टाइटल भी लेकर के लिखी है, एक जो है डिस्टोपियन नॉवेल। तो याद रखना पड़ेगा, ये आपका इपीलॉग है। और एज यू लाइक इट में प्रोलॉग और इपीलॉग दोनों है, ये दो फैक्ट आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जॉनसन्स प्रीफेस टू शेक्सपियर। यहाँ पर किसकी बात हो रही है। एक चीज़ और ध्यान रख लें, हालांकि आपको पता है बट देख लें, अगर कहीं पर आपको इस तरीके से मिले, ठीक है, जॉनसन ऐसे मिले तो इसका मतलब होता है बेन जॉनसन। लेकिन कहीं अगर आपको JOHN पूरा लिखा मिल जाए तो यहाँ पर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बात होती है। स्टार्टिंग में जब लिटरेचर शुरू करते हैं पढ़ना बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जॉनसन मतलब कौन सा जॉनसन। तो JON हो तो बेन जॉनसन, और JOHN हो तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ओके। तो प्रीफेस टू शेक्सपियर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा था। ये किस चीज़ का जो है प्रकार है, तो ऑप्शंस देख लें। ड्रामा का प्रकार करेंगे आप, या पोएट्री का, या क्रिटिसिज्म का, कि फिक्शन का। बड़े आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। जॉनसन क्या थे, क्रिटिक थे, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्रिटिसिज्म की पर लिखी किताब है प्रीफेस टू शेक्सपियर, ओके। आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, द एज ऑफ मिल्टन हैज बीन कॉल्ड। बताइएगा मिल्टन के एज को आप क्या कहेंगे। इरा ऑफ माइथोलॉजिकल लिरिक्स कहेंगे, गोल्डन एज ऑफ द इंग्लिश पल्पिट कहेंगे। पल्पिट मतलब एक बार जो है इसका मतलब होता है मंच, व्यासपीठ, ठीक है, जहाँ से आपको लोग सुनते हैं या आपकी बातों को मानते हैं, आप बैठ करके बोलेंगे तो व्यासपीठ कहा जाता है। मंच, उपदेश मंच। तो यहाँ पर आपको कौन सा याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा है द एज ऑफ मिल्टन हैज़ बीन कॉल्ड इंग्लिश द इरा ऑफ माइथोलॉजिकल लिरिक्स, या गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पल्पिट, या एज ऑफ लिरिक्स, या एज ऑफ पैस्टोरल पोएट्री, कौन सा करेक्ट करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बी ऑप्शन, बिल्कुल ओके। बी वाले फ्रेंड्स बिल्कुल आप सभी करेक्ट जा रहे हैं, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ओके। अपने स्कोर भी शेयर कर दिया करिए। तो देखिएगा गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पल्पिट, यानी कि आप देख पाते हैं कि मिल्टन के एज को एज ऑफ प्यूरिटन भी कहा जाता है। वैसे तो मिल्टन का जन्म होता है आप जानते हैं 1608 में, मृत्यु होती है 1674 में। बट आपको पता है 1625 जो है 3 से लेकर के 1625 तक जेम्स फर्स्ट रहते हैं। 1625 से लेकर के 1649 तक आप देखते हैं कैरोलाइन एज चलता है, इसका मतलब चार्ल्स फर्स्ट रहते हैं। उसके बाद आप देख पाते हैं कॉमनवेल्थ पीरियड चलता है 1649 से लेकर के 1660 तक, ठीक है। यही आपका एज ऑफ मिल्टन भी मान लिया जाता है, और यही आपका जो है कौन सा एज मान लिया जाता है, प्यूरिटन एज भी मान लिया जाता है। तो यहाँ पर एज ऑफ मिल्टन में आपका बी करेक्ट होगा, ओके। और प्यूरिटन एज आने से आप देख पाते हैं कि चर्च में अनिवार्यता हो गई थी जाने की, थिएटर वगैरह बंद कर दिए गए थे, ठीक ना। और कॉमनवेल्थ पीरियड भी इसी को कहते हैं। सामान्य संसद से निकल कर एक व्यक्ति ओलिवर क्रॉमवेल राजा बना था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, इन विच लैंग्वेज डिड मिल्टन नॉट राइट पोएट्री। बताइएगा मिल्टन ने कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, तो आपको पता है। और किस में नहीं लिखा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो किस लैंग्वेज में मिल्टन ने नहीं लिखा है बताइएगा।
इंग्लिश में लिखा है, आप जानते ही हैं, वेल नोन है। इटालियन भी लिखा है, लैटिन भी लिखा है, लैटिन सेक्रेटरी बनाया ही गया था ओलिवर क्रॉमवेल के द्वारा इनको। तो डी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, मतलब इसका आंसर होगा। और यानी कि फ्रेंच में इन्होंने नहीं लिखा है। आप सभी लोग करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, हु कमेंटेड ऑन मिल्टन सेइंग, मिल्टन पर किसने कमेंट किया है ये कहते हुए, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंसेंट टू, यानी कि इस व्यक्ति ने हमें भी काट दिया और पुराने लोगों को भी पीछे कर दिया, यानी कि इनकी तारीफ में किया जा रहा है। तो आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्राइडेन, अर्नोल्ड या विलियम हेजलिथ। कौन सा करेक्ट करना चाहेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 14, जॉन ड्राइडन, बिल्कुल सही। बी वाले फ्रेंड्स करेक्ट जा रहे हैं। 1631 से लेकर के 1700 तक इनका लाइफ स्पैन चलता है और 1668 में पोएट लॉरिएट बनाए जाते हैं। तो आपको कौन सा करेक्ट करना पड़ेगा? जॉन ड्राइडन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखें, लिरिकल बैलेट एंड्स विथ, लिरिकल बैलेट का समापन होता है। ऑप्शन देख लें, कॉलरिज के बायोग्राफिया लिटरेरिया से, या विलियम वर्ड्सवर्थ के टिंटन एबी से, या वी.आर. सेवन से, या कॉलरिज के राइम ऑफ एंसेंट मारिनर से। है तो बहुत कॉमन क्वेश्चन, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और लिरिकल बैलेट से क्वेश्चन पूछना तो तय है, ठीक है, तो आप लिरिकल बैलेट को स्किप नहीं कर सकते, ठीक ना। तो कौन सा करेक्ट करेंगे? टिंटर नेवी, बिल्कुल सही, आप सभी करेक्ट हैं। देखिएगा, बायोग्राफिया लिटरेरिया ये विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं है, एस.टी. कॉलरिज का 1817 में आया था। ओके, बायोग्राफिया लिटरेरिया। और आप देख पाते हैं वर्ड्सवर्थ का टिंटर नेवी, जो कि अंतिम पोएम है लिरिकल बैलेट का। वर्ड्सवर्थ का फर्स्ट पोएम वी.आर. सेवन है, और टोटल ओवरऑल में फर्स्ट पोएम की बात करें तो राइम ऑफ एंसेंट मारिनर है। वैसे तो 23 है, 19 वर्ड्सवर्थ का और 4 कॉलरिज का, बराबर 23 पोएम टोटल हैं, ठीक है। पहले में प्रीफेस नहीं था, बाद में 1800 ईस्वी में प्रीफेस भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लें, अ नेगेटिव एक्सप्रेशन इज यूज्ड फॉर अ स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन द फिगर, बताइएगा। निगेटिव एक्सप्रेशन आप यूज़ कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव बनाने के लिए, किस फिगर ऑफ स्पीच में होता है? पन में होता है, आयरनी में होता है, अंडरस्टेटमेंट में होता है, या लाइटोटिस में होता है? कौन सा करेक्ट करेंगे बताइएगा। आप देख पाते हैं पन में एम्बिग्यूटी होती है, एक शब्द के दो अर्थ। आयरोनी में क्या होता है? व्यंग किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है निगेटिव बात में किया जाए। और आयरोनी 3 प्रकार की होती है, ड्रामेटिक आयरोनी, सिचुएशनल आयरोनी, वर्बल आयरोनी। जब आप शब्दों से कुछ कहेंगे और उसका जस्ट अपोजिट मीनिंग लिख लेगा तो वर्बल आयरोनी, आपको दिखता कुछ है होता कुछ है तो ड्रामेटिक और आयरोनी, और परिस्थितियां कुछ बताती हैं रियलिटी कुछ होता है, दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल आयरोनी। ओके, तो अंडर स्टेटमेंट भी आप देख लें तो इसका मतलब बड़ी बात को कम करके बताना, लाइटोटिस, बिल्कुल डी फ्रेंड्स, बिल्कुल डी वाले बच्चे करेक्ट हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, मैन विल बी मैन, आदमी आदमी ही रहेगा अंततः, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर है, एपिग्राम है, या बैथॉज है, या सिनेक्डॉकी है? बताइएगा। मैन विल बी मैन, बताइएगा। मनुष्य तो हमेशा मनुष्य ही रहेंगे। यहाँ पर इपिग्राम, बिल्कुल सही, इपिग्रामेटिक स्टाइल की वजह से फ्रांसिस बेकन को जाना जाता है, अफोरिस्टिक स्टाइल, इपिग्रामेटिक स्टाइल। तो आप करेक्ट करेंगे बी ऑप्शन। ओके, कम शब्दों में ज़्यादा बात कहना, गागर में सागर। ओके, आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 18 देख लें, द फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंजक्शंस आर ओमिटेड, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कंजक्शन आप हटा देते हैं? कैकोफोनी में, या अफेक्टिव फैलिसी में, या एसाइनडेटन में, या क्लिके में? कौन सा करेक्ट करेंगे? किसमें कंजक्शन का लोप हो जाता है? देखिए, कैकोफोनी आंसर नहीं होगा। कैकोफोनी मतलब होता है हार्श साउंड, यानी कि आप ऐसे बोलो कि सुनने में अच्छा ना लगे, कर्कश लगे, दैट इज कॉल्ड कैकोफोनी। अफेक्टिव पैलिसी मतलब होता है रिजल्ट उसके रीडर पे छोड़ दिया जाता है, जो भी रचना होती है उस पर उसका रिजल्ट रीडर पर छोड़ दिया जाता है। और असाइनडेटन यही करेक्ट आंसर है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लिके मीन्स होता है चलन से बाहर, जैसे आप देखते हैं कि पहले डोथ यूज़ किया जाता था, अब डोथ का चलन नहीं है। दाऊ पहले यूज़ किया जाता था,
ठीक है, दी पहले यूज किया जाता था, ए सब ना यूज होकर के अभी क्या यूज होता है, डज यूज होता है, डू यूज होता है, या यू यूज होता है, योर यूज होता है दी दाऊ के स्थान पे, तो ये क्लिके होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, इट डिनोट्स अ सॉन्ग ऑफ फ्रेज टू गॉड एंड संग बाय द क्रिश्चियंस। बताइएगा, बताएंगे गॉड के प्रशंसा में एक गीत गाया जाता था क्रिश्चियंस के द्वारा, उसको क्या बोलते थे, प्रेज बोलते थे या हिम्न बोलते थे या मालाप्रोपिज्म बोलते थे या नियोलॉगिज्म बोलते थे। कौन सा करेक्ट करना चाहेंगे? प्रेज नहीं, आंसर नहीं होगा, हिम्न। बिल्कुल बी वाले विद्यार्थी आप सभी लोग करेक्ट हैं। मालाप्रोपिज्म मतलब होता है वो मिसेज मालाप्रोप एक कैरेक्टर है, इन्हीं के नाम पे बना है। ये जस्ट उल्टा बोलती हैं। उल्टा बोलने का मतलब मिलता जुलता स्टेटमेंट बोलना। जैसे अगर अल्यूजन बोलना है तो ये डिल्यूजन या इल्यूजन बोलेंगी, तो अल्यूजन जो है इल्यूजन के स्थान पे। तो ये जो मिलते जुलते शब्द होते हैं उसको कंफ्यूज करने के लिए, हास्यात्मक प्रभाव डालने के लिए किया जाता था। जैसे अगर अप्रीहेंड बोलना है तो कंप्रीहेंड बोलेंगी, तो उल्टा बोलने के लिए मात्र हंसी के लिए तो मालाप्रोपिज्म ये होता है। नियोलॉगिज्म मतलब नए वर्ड को क्वाइन करना। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, इन विच ऑफ हिज थ्योरीज डिड डॉक्टर जॉनसन बिलीव दैट ऑल आर वॉज एन इमिटेशन ऑफ नेचर। बताइएगा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपनी कौन सी थ्योरी में ये कहा है कि सब कुछ प्रकृति का नकल है? मिमिक थ्योरी में, मिमेटिक थ्योरी में, प्रैग्मेटिक थ्योरी में, या बैलेंस थ्योरी में, या प्रोग्रेसिव थ्योरी में? देखिएगा, मिमिक थ्योरी मतलब होता है नकल। तो आप देख पा रहे हैं कि ये शब्द ही इसी से बना है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, प्रैग्मेटिक थ्योरी की बात करें तो प्रैग्मेटिक मतलब आप देखते हैं प्रायोगिक, ठीक है, जिसमें मतलब हर चीज का यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रैग्मेटिक थ्योरी। और बैलेंस थ्योरी मतलब संतुलन का सिद्धांत। प्रोग्रेसिव मतलब उन्नति। तो ए ऑप्शन, हाँ बिल्कुल ए वाले फ्रेंड्स आप सभी करेक्ट जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, हु वॉज द किंग आर क्वीन ऑफ इंग्लैंड व्हेन द टर्म विग्स एंड टॉरीज वर कॉइन्ड। बताइएगा, जब विग और टॉरी ये दो वर्ड कॉइन हुआ था तो इंग्लैंड में कौन राजा या रानी था? ऑप्शन ले लें आप, क्वीन एन, क्रॉमवेल, जेम्स सेकेंड या चार्ल्स सेकेंड। आप देख पाते हैं जब मोनार्की रीस्टोर हुई तो उसको क्या कहा गया, रेस्टोरेशन एज कहा गया। ठीक है, तो जो रेस्टोरेशन एज में विग और टॉरी आए वो जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, चार्ल्स सेकेंड। बट ये थे कौन? तो इसको याद रखिएगा, जो राजा के सपोर्टर थे उनको कैवेलियर पोएट कहते थे, और जो पार्लियामेंट के सपोर्टर थे उनको प्यूरिटन पोएट। बट बाद में ये दो प्रकार के लोग उभरे जो जिसको विक्स और टॉरीज के नाम से इंग्लैंड में जाना गया रेस्टोरेशन एज में, जब मोनार्की रीस्टोर हुई। ओके, समय भी देख लें 1660 से लेकर के आप देखते हैं तो आपको मिल जाएगा 1700 तक एक समय। इसके बाद आपको मिल जाएगा अगस्टन एज 1700 से 1745 तक, और 1745 से 1798 तक एज ऑफ ट्रांजिशनल पीरियड या एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देख लें। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको मिल जाएगा, विच वॉज रिजल्टेड इन ब्रिंगिंग ट्यूडर रूल इन इंग्लैंड। बताइएगा, ट्यूडर डायनेस्टी की बात हो रही है कि ट्यूडर डायनेस्टी का समय जब आया तो इंग्लैंड में इसका क्या परिणाम निकला, यानी कि क्या चल रहा था जिसका रिजल्ट आया कि ट्यूडर डायनेस्टी इंग्लैंड में डिस्टेब्लिश हुई। डायनेस्टी मतलब वंशज होता है। द एंग्लो फ्रेंच वॉर्स चल रहा था, या बैटल ऑफ हेस्टिंग्स का परिणाम था, या वार ऑफ रोजेस का परिणाम था, या स्पेनिश आर्माडा का परिणाम था? बताएंगे। ट्यूडर डायनेस्टी आप देख पाते हैं ना, हेनरी सेवंथ, हेनरी एट्थ, उसके बाद मैरी आती हैं, फिर क्वीन एलिजाबेथ आती हैं। क्वीन एलिजाबेथ और मैरी के बीच में एडवर्ड आते हैं। ठीक है, इन्हीं के भाई थे। तो बताइएगा कौन सा करेक्ट किया जाए। ट्यूडर डायनेस्टी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो जो आपका गुलामों का युद्ध चला था जिसको 30 ईयर जो है वार भी कहा जाता है,
या स्ट्रगल भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। इसका परिणाम ट्यूडर डायनेस्टी स्थापित होती है। हाउस ऑफ लैंकास्टर, हाउस ऑफ यार्क के घरानों के बीच में, हाउसेस के बीच में युद्ध था। ठीक है, गुलाबों का युद्ध हिंदी में इसको कहते हैं। लैंकास्टर का लाल गुलाब जो है सिग्नल था, और यार्क का वाइट रोज। ओके, तो आपको आंसर मिल गया सी ऑप्शन। एंग्लो फ्रेंच वार तो चौसर के समय में हुआ था। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स को हम सभी जो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड में जो विलियम द कॉन्क्वायर के समय में लड़ाई हुआ था, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट या नॉर्मन बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। और स्पेनिश आर्माडा क्वीन एलिजाबेथ का 1588 में हुआ था। ठीक है, स्पेन के राजा के साथ, इसीलिए इसको स्पेनिश आर्माडा कहते हैं। तो ये सब आपको फैक्ट याद है, बस थोड़ा सा रिवीजन हो जाना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लें। हु रोट लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, किसने लिखा है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर और बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो अगर आपको लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर नहीं भी मालूम होता तो बायोग्राफिया लिटरेरिया आपको मालूम है, तो आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर बी। इसमें बिल्कुल टाइम देना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है एस टी कॉलरिज करेक्ट आंसर है। समय भी देख लें तो 1817 में था। ओके, और इसी में इन्होंने एस टी कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ के थी जो पोएट्री से रिलेटेड थ्योरी थी उसका अपोज किया और अपनी परिभाषा दी है। ओके, देख लेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ दीज इज द डार्क कॉमेडीज या प्रॉब्लम प्लेज, उसके बाद ऑफ शेक्सपियर, बताइएगा। इसमें से विलियम शेक्सपियर के जो है रचनाओं में से किसको डार्क कॉमेडी या प्रॉब्लम प्ले के नाम से जाना जाता है। एज यू लाइक इट को, या ट्वेल्थ नाइट को, या टेम्पेस्ट को, या मेजर फॉर मेजर को, बताइएगा। मेजर फॉर मेजर को। ठीक है, डी वाले बच्चे बिल्कुल आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं। देखिए, एज यू लाइक इट प्योर कॉमेडी है, ट्वेल्थ नाइट प्योर कॉमेडी है, टेम्पेस्ट मास्क भी है, कॉमेडी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर फॉर मेजर इनका डार्क कॉमेडी में आता है, या प्रॉब्लम प्ले में भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको मिल जाएगा इज शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट प्ले। इसमें से आपको मिलेगा कि विलियम शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है। मैकबेथ है कि हेमलेट है कि कॉमेडी ऑफ एरर्स है या लव सिलेबस लॉस्ट है। इसमें से आप देख पाते हैं दो कॉमेडी में आता है, दो ट्रेजेडी में आता है। मैकबेथ और हेमलेट ट्रेजेडी है, और आपको मिल जाएगा कॉमेडी ऑफ एरर लव सिलेबस लॉस्ट क्या है, ये आपको मिल जाएगा कॉमेडी में। लेकिन शॉर्टेस्ट प्ले की बात हो रही है, तो आपको करेक्ट आंसर पता है, ऑप्शन नंबर सी। शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है, तो शॉर्टेस्ट प्ले इनका विलियम शेक्सपियर का कॉमेडी ऑफ एरर है। लॉन्गेस्ट प्ले हेमलेट माना जाता है। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा आप सभी। और लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी भी हेमलेट माना जाता है। ठीक है, तो और इनका मतलब व्यक्तिगत प्ले भी माना जाता है जिसमें कोई सोर्स नहीं है, हालांकि कोई ना कोई सोर्स सब में मिल जाता है आपको, लेकिन लव सिलेबस लॉस्ट इनका अपना खुद का माना जाता है। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट हुआ हम सभी का। और इसी क्रम में फ्रेंड्स हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे और क्वेश्चंस को करते रहेंगे। ऐसे ही आप अंत तक बने रहें, अपना पूरा समय देते रहें, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। आपने कितना स्कोर किया यह भी बताएं, और कैसे क्वेश्चंस का लेवल आपको लगा वो भी बताएं। अपने अनुभव ज़रूर साझा करें। ठीक है, लाइक ज़रूर करें। और ऐसे ही हम सभी जब ये 50 क्लास हो जाएगा, 50 क्लास, तो पूरी उम्मीद है दोस्तों कि 50 क्लास कंप्लीट होने के बाद हम सभी फिर से ग्रामर की सीरीज़ और केवीएस को ध्यान में रखते हुए यूपी टीजीटी पीजीटी तो रहेगा ही, साथ में ग्रामर की सीरीज, लिटरेचर की सीरीज फिर से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो 50 क्लास मैंने टारगेट बनाया है, तो प्लीज़ आप भी जो है ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। क्लासेस को शेयर कर दिया करिए दोस्तों, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तभी बहुत सारे फ्रेंड्स तक मेरी मदद पहुंच पाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।